तापमान का वितरण। बच्चों, आपने इसके पहले वाले वीडियो में तो सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कर चुके थे। अब इसके आगे तापमान का वितरण आपको पढ़ना है। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं तापमान का वितरण। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः तापमान रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। जनवरी तथा जुलाई में होने वाले धरातल पर वायु के तापमान के वितरण को दर्शाता है। यानी जनवरी और जुलाई में होने वाले जो धरातल पर वायु के तापमान के वितरण को दर्शाता है, क्योंकि इसी दो को आधार मान करके ताप वितरण का अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः तापमान पर अक्षांशों के प्रभाव को मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि समताप रेखाएं प्रायः समानांतर अक्षांश के समानांतर होती हैं। इस सामान्य प्रवृत्ति में विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक हैं, इसलिए भूसंगति और समुद्री धारा का प्रभाव यहाँ स्पष्ट होता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागर के उत्तरी और महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं। इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर पर देखा जा सकता है। कोषण महासागर जलधाराएं, गल्फ स्ट्रीम तथा उत्तरी अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति से उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है तथा समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। धरातल के ऊपर सतह के ऊपर तापमान तेजी से कम हो जाता है और समताप रेखाएं यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। यह साइबेरिया के मैदान पर ज़्यादा स्पष्ट होता है। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ साथ 80 डिग्री उत्तरी एवं 50 डिग्री उत्तरी दोनों ही अक्षांशों पर जनवरी का मध्य तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इसी प्रकार जनवरी का मध्य मासिक तापक्रम विषुवत रेखीय महासागरों पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, मध्य अक्षांशों में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से तथा यूरेशिया के आंतरिक भाग में -0 से -18 डिग्री सेंटीग्रेड एवं से -48 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज किया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में तापमान का महासागरों का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। यहाँ समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के समानांतर चलती हैं तथा उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा भिन्नता कम तीव्र होती हैं। 20 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस
एवं 0 डिग्री सेल्सियस के समताप रेखाएं क्रमशः 35 डिग्री दक्षिणी, 45 डिग्री दक्षिणी तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समानांतर पाई जाती हैं। जुलाई में समताप रेखाएं प्रायः अक्षांशों के समानांतर चलती हैं। विषुवत रेखा महासागरों पर तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है। एशिया के उपोष्णकटिबंधीय स्थलीय भागों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ साथ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। यानी कहने का मतलब विषुवत रेखा पर तापमान 27 डिग्री से अधिक होता है और एशिया के जो उपोष्णकटिबंधीय स्थलीय भाग में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनवरी एवं जुलाई के बीच तापांतर को प्रदर्शित करता है। मतलब जनवरी और जुलाई के बीच जो तापांतर होता है वो उसको अगर देखें तो सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता है। सबसे कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। अब आप आ जाइए कि तापीय विलोमता या तापमान व्युत्क्रमणता क्या है, इसका क्या मतलब है, इसको आप जान लीजिए। कभी कभी ये प्रश्न आते भी हैं। तो देखिए, आप जानते ही होंगे, हमने आगे बताया भी है कि हम धरातल से ज्यों-ज्यों ऊपर बढ़ते हैं त्यों-त्यों ताप कम होता जाता है। ये सामान्य नियम है। इसे सामान्य ताप ह्रास भी कहते हैं। इसका अगर माप आप देखें तो बताया गया कि 1000 मीटर ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाता है या 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप कम हो जाता है। तो ये जो ताप कम होता है ये सामान्य रूप से हर जगह पाया जाता है, परंतु कभी कभी ऐसे स्थान भी मिल जाते हैं जो इसके विपरीत गुण रखते हैं। यानी ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटने के बजाय बढ़ जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम उसे तापीय विलोमता या तापमान व्युत्क्रमणता कहते हैं। अब देखिए, इसमें लिखा है वायुमंडल के निचले भाग में जहां हम धरातल के संपर्क में आते हैं तापक्रम अधिक होता, किंतु ऊंचाई के साथ साथ निरंतर कम होता जाता है। यह स्थिति केवल क्षोभ मंडल में ही होती है। कभी कभी स्थानीय रूप से तापक्रम घटने के बजाय बढ़ने लगे तो इसे ऋणात्मक ताप पतन दर कहते हैं। इस क्रिया में सामान्यतः नीचे
ठंडी वायु की परत और ऊपर गर्म वायु की परत हो जाती है। इसी स्थिति को तापीय विलोमता अथवा ताप का व्युत्क्रमण कहते हैं। अब तापमान की विलोमता के प्रकार, अब इसके प्रकार कितने हैं। तापमान की विलोमता को निम्न प्रकारों में व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1 तापीय विलोमता, दूसरा क्या है अभिवहनी या संपर्कीय विलोमता, और तीसरा क्या है यांत्रिक विलोमता। अब आप इसको देख लीजिए। तापीय विलोमता, देखिए तली या धरातल विलोमता, और इसमें उच्च वायुमंडलीय विलोमता। एक तो तापीय विलोमता में धरातल पर जो विलोमता उत्पन्न हो जाती है, एक प्रकार वो है। दूसरा प्रकार है उच्च वायुमंडल में, यानी वायुमंडल में ऊंचे तापीय विलोमता हो जाती है। ये इसके दो भाग हैं। अब जो अभिवहनीय या संपर्की विलोमता है, इसके भी 2-3 भाग हैं। नंबर 1 चक्रवाती विलोमता, यानी चक्रवात के कारण जो विलोमता हो जाता है, और नंबर 2 है क्षैतिज प्रवाही विलोमता, यानी क्षैतिज वायु की वजह से अगर ठंडी वायु आ गई, गर्म वायु उठ गई, तो इस तरह जहाँ होता है अभिवहन के कारण, तो वहाँ अभिवहनी विलोमता क्या क्षैतिज प्रवाही विलोमता हो गई। और तीसरा जो है घाटी विलोमता या लंबवत प्रवाही विलोमता। कभी कभी घाटियों में ये होता है, घाटियाँ नीचे बहुत ठंडी हो जाती हैं और घाटियों की जो गर्म वायु है वो ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ घाटी विलोमता हो जाती है। और अगला जो है यांत्रिक विलोमता। उच्च वायुमंडलीय विलोमता वायुमंडल में व्याप्त ओजोन गैस आदि गैसों द्वारा ऊष्मा के अवशोषण से उत्पन्न होती है। संपर्कीय विलोमता में वायुमंडल की अस्थिरता तथा प्रबल क्षैतिज पवन संचार आवश्यक होता है। यह स्थिति चक्रवाती दशाओं में गर्म एवं ठंडी हवाओं व जलधाराओं के क्षैतिज प्रवाह के कारण तथा घाटियों में उत्पन्न होती हैं। यांत्रिक प्रतिलोमन धरातल के ऊपर वायुमंडल के वायु के नीचे गतिशील होने के कारण उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें दिखाया गया है, नीचे से देखो गर्म, यहाँ ठंडी हवा क्या हुई, ठंडी हवा पर्वतों के सहारे, ढालों के सहारे घाटी में उतर गई, तो घाटी में जो पहले से गर्म वायु हुई वो क्या हो गई, ऊपर उठ गई, और ऊपर उठने के बाद वो भी ठंडा हुई, वो भी उतर गई। तो इस तरह घाटियों की स्थिति बनती है। तो इस प्रकार आपने, अब देखिए ये तापीय विलोमता का अध्ययन आप कर चुके। अब देखो जो अगला आता है, तापीय विलोमता के लिए उत्तरदायी कारक, यानी तापीय विलोमता के कारण क्या हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो देख लेते हैं हम कि तापीय विलोमता का उत्तरदायी कारक। तापीय विलोमता है, यानी उल्टा है, एक नियम के उल्टा है। तापमान की विलोमता के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां उत्तरदायी हैं। नंबर 1 लंबी रात्रि। अब जब लंबी रात्रि होगी तो जो धरातल की विकिरण है, यानी धरातल का जो पार्थिव विकिरण है वो ज़्यादा समय तक निकलता रहेगा, तो होगा क्या कि धरातल ठंडी हो जाएगी और अपेक्षाकृत ऊपर जो गर्मी, जो ऊष्मा को छोड़ा गया है वो ऊपर की वायु गर्म रहेगी, तो यहाँ तापीय विलोमता उत्पन्न हो जाएगा, धरातल ठंडी हो जाएगी और वायु गर्म। अच्छा, दूसरा चीज़ है स्वच्छ वायुमंडल।
स्वच्छ वायुमंडल द्वारा पार्थिव विकिरण से निकलने वाली ऊर्जा बिना किसी बाधा के ऊपर चली जाती है। इस प्रकार लगातार विकिरण से धरातल ठंडा हो जाता है। धरातल ठंडा हो गया, ऊपर वायुमंडल गर्म हो गया। अगला नंबर है शीतल एवं शुष्क वायु। शीतल एवं शुष्क वायु में पार्थिव विकिरण के उत्पन्न ताप को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, अतः धरातल ठंडा हो जाता है और ऊपर की वायु गर्म ही बनी रहती है। अगला है शांत वायु। तापी प्रतिलोमन के लिए वायु का शांत होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे भागों में लगातार पार्थिव विकिरण के कारण धरातल शीघ्र ठंडा हो जाता है और नीचे ठंडी वायु बनी रहती है, जबकि ऊपर वाला भाग का तापमान बढ़ जाता है। अगला जो नंबर है हिमाच्छादित प्रदेश। हिमाच्छादित भागों में धरातल पर तापमान कम पाया जाता है, क्योंकि वायु धरातल से सूर्यातप का अधिकांश परिवर्तन हो जाता है और धरातल ताप ग्रहण नहीं करती है, तो धरातल ठंडी बनी रहती है और वायु गर्म हो जाती है, अपेक्षाकृत गर्म होती है, गर्म नहीं होती। तापी विलोमता का महत्व। आर्थिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रिया है। तापी विलोमता बहुत कुछ मौसमी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है, जिसका प्रभाव मानव पर पड़ता है। तापी विलोमता के कारण कुहरा उत्पन्न हो जाता है। जाड़े में यह स्थिति विशेष रूप से आती है। तापी विलोमता के लाभ क्या हैं? तापी विलोमता के कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। नंबर 1, कुहरा पड़ता है। यहाँ मछलियों के खाद्य पदार्थ प्लैंकटन या प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। यह एक प्रकार का शैवाल होता है, छोटा छोटा, जिसको मछलियाँ खाती हैं, बढ़ जाता है, जिससे मछलियों की संख्या बढ़ जाती है। कहवा की फसल के लिए तापी विलोमता अनुकूल परिस्थिति पैदा करती है। घाटी में तापी विलोमता बागानों के लिए अनुकूल है। तापी विलोमता से हानि भी होती। क्या होता है? तापी विलोमता से समुद्री जहाज़ों के टकराने का खतरा बढ़ जाता है। यह फसलों के लिए हानिकारक होती है। पाले द्वारा व्यापक क्षेत्र में कृषि की हानि होती है। पाला पड़ने लगता है तो कृषि की हानि होती है। इस प्रकार आपने इस चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं। तापी विलोमता, तापी व्युत्क्रमणता का अध्ययन आप कर चुके हैं। अब अगला अध्याय अगले वीडियो में प्रस्तुत होगा।